तो हेलो भाई लोग, आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं डीमन डिवॉर का 10 पार्ट। और पहले ही बता दूं भाई, इसका ये पार्ट और इसका अगला पार्ट बहुत ही बवाल टाइप होने वाला है, तो आप इसे जरूर से जरूर देखना। तो फिर चलो अपने एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था एल्रिक को, जो कि गॉडेस कैमेलिया के पास्ट के बारे में देख रहा होता है। हम देखते हैं गॉडेस कैमेलिया को, जिसको एक छोटी सी होप दिखाई होती है, और वो होप एक छोटा सा पौधा होता है। वो उस पौधे से बोलती है, कुछ है जो तुम्हें जानना जरूरी है। मैं यूजुअली वैसी बच्ची नहीं हूँ जो कि छोटी मोटी बातों पर गौर करती है। तुम्हें इस बात को अपने दिमाग में रखना होगा कि तुम बहुत ही ज्यादा ब्लेस्ड हो सकता है कि तुमने अपनी इच्छा से यहाँ पर रहना चुना हो, लेकिन तुम्हें यहाँ पर रहना है या फिर जाना है, इसका डिसीजन तुम नहीं कर सकते। हम देखते हैं गॉडेस कैमेलिया अपने आइस मैजिक से अब एक आइस पॉट क्रिएट कर देती है और उस पौधे को उसी पॉट में लगा देती है, और वो उसी पौधे के पास सो जाती है। और जब वो अपनी आंखें खोलती है तो अपने सामने कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। वो देखती है कि वो छोटा सा प्लांट जिसने उसको लगाया था वो एक ग्रो हो चुका होता है और उसमें कैमेलिया फ्लावर लग चुके होते हैं। वो इसे देखकर एक तरीके से खुश भी होती है और बहुत ज्यादा हैरान भी कि आखिर ये फ्लावर यहाँ पर कैसे खिल गया। वो उस फ्लावर को अपने कपकपाते हुए हाथों से छूती है और बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम देखते हैं कि वो उस फ्लावर पॉट को उठाकर कहीं पर लेकर भागने लगती है। हम देखते हैं वो किसी ग्राउंड के पास आ चुकी हुई होती है और उस पौधे को उसी ग्राउंड पर प्लांट कर देती है। वो उसे लगातार घूरे जा रही होती है और बोलती है कि ये बहुत ही ज्यादा सुंदर है। यहाँ हम देखते हैं एल्रिक को, जो बोलता है कि हालांकि बाहरी दुनिया अभी पूरी तरह बर्फ से ढकी हुई है, जहाँ पर बर्फ के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन एक अनजान फूल ऐसी जगह पर खिल गया और देखते ही देखते ये एक फ्लावर ऑफ गार्डन में तब्दील हो गया। वे क्वीन जो कि फ्लावर से आइस और स्नो दोनों को कंट्रोल कर सकती है। तभी हम देखते हैं गॉडेस कैमेलिया के हार्ट में कुछ दर्द होने लगता है। एल्रिक बोलता है क्वीन जो कि विंटर में ही पली पड़ी और वहीं पर जीती हुई आई, उनके लिए स्प्रिंग का गर्माहट एक पॉइजन की तरह था। फ्लावर ऑफ गार्डन जिसको क्वीन ने संजोया था और उसे ग्रो किया था, उनकी लाइफ के जाने के बाद भी वो लगातार और भी ज्यादा खूबसूरत होता गया। और ये वो जगह है जहाँ पर क्वीन की गहरी यादें बसी हुई हैं। क्वीन जिन्होंने इस दुनिया से प्यार किया था, आखिरकार उनकी सांसें रुक गईं। हालांकि उनके सपनों से कुछ नई जिंदगियां पनपने लगी। हमें दिखाया जाता है फ्लावर गॉडेस को, जो कि वही सब फ्लावर गॉडेस या फिर फ्लावर फेरीज कह लो, वो सभी गॉडेस कैमेलिया को देख रही होती हैं और बोलती हैं कि आखिर ये कौन है और ये क्या सो रही है, ये सच में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। एरिक सभी फ्लावर गॉड्स को देखकर बोलता है कि ये वैसे अभी भी वैसे ही है जैसे पहले थे, लेकिन आखिर इसके बाद क्या हुआ, इतना पीसफुल जगह। तभी उसे दिखाई देता है कुछ ब्लैक ऑरा और बोलता है कि हाँ, ये वही है। हम देखते हैं सभी फ्लावर गॉडेस उस ब्लैक ऑरा को देखकर डरने लगती हैं। हमें एक डीमन का शैडो टाइप दिखाया जाता है। एल्रिक इसे बताता है कि ये है डीमन गॉड। वो बोलता है हालांकि इसका शेप साइज ही अलग है, लेकिन मैं सही तौर पे कह सकता हूँ कि वही डीमन है जिसको मैंने अपने सपने में देखा था। हम देखते हैं कि वो गॉडेस कैमेलिया को डिमोनाइज करते हुए बोलता है क्या विंटर को हमेशा विंटर के तौर पे नहीं रहना चाहिए। इधर हम देखते हैं गॉडेस कैमेलिया को, जो कि डीमन क्वीन में बदल चुकी होती है और चिल्लाते हुए बोलती है कि स्प्रिंग इस जगह पर कभी भी नहीं आ सकता, और वो अपने बॉडी से बहुत ही ज्यादा इमेंस ऑरा निकाल रही होती है। एल्रिक बोलता है ये निश्चित रूप से आइस जनरल की एनर्जी है, जो कि नफरत से भरी हुई है, जिसे मैंने पहले महसूस किया था। यहाँ तक कि मैं क्वीन के कोल्डनेस, हैप्पीनेस, गर्माहट और उसके अकेलेपन को भी महसूस कर सकता हूँ। हालांकि फ्लावर ऑफ गार्डन को डिस्ट्रॉय कर दिया गया और वहाँ पर रह रहे लोगों के लिए एक डिजास्टरस विंड लाया गया, जिसे विंटर विंड कहते हैं। तभी हम देखते हैं एल्रिक के स्टोन टैबलेट से उसका 4th रेस्ट्रिक्शन हट जाता है। एल्रिक बोलता है तो अब मुझे पता चल गया कि आखिर मुझे अपने विंटर विंड सिल को कैसे यूज करना है। हम देखते हैं कि वो अपने हाथों को ऊपर की तरफ मूव करता है और एक छोटा सा फ्लिक करता है और बोलता है शून्य में शामिल हो जाओ। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वहाँ का सारा ब्लैक एनर्जी और स्नो पूरी तरह गायब होना चालू हो जाते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ का आसमान पूरी तरह क्लियर हो जाता है, एक स्प्रिंग सीजन के जैसे। गॉडेस कैमेलिया उससे बोलती है कि आखिरकार तुम कामयाब हो गए, भले ही तुमने वहाँ पर कुछ भी देखा हो। एल्रिक बोलता है कि मैंने फ्लावर गार्डन को देखा। एल्रिक कैमेलिया से बोलता है मुझसे जो हो सके वो हर चीज करूंगा फ्लावर ऑफ गार्डन को उसके पहले जैसे कंडीशन में लाने के लिए, जिससे कि मैं उसमें खिले हुए खूबसूरत फूलों को देख पाऊँ। और तुम्हारी आखिरी सांसें भी तो यही चाहती थी, एक ऐसा दृश्य जिसे तुम गॉडेस ऑफ कैमेलिया के पुनर्जन्म के रूप के तौर पर भी प्रोटेक्ट करना चाहते थे। वो बोलती है लेकिन तभी एल्रिक बोलता है अगर मैं विंटर को कंप्लीट कर लेता हूँ तो मैं स्प्रिंग को रिकवर कर पाऊंगा, जिसे उस डीमन गॉड ने चुरा लिया था। और वो इमोशनल होते हुए बोलती है तो क्या मैं इसमें तुम्हारी मदद मांग सकती हूँ। वो उससे हंसते हुए बोलता है चलो भी, मेरे साथ इतना फॉर्मल मत हो, दोस्तों के बीच में छोटी मोटी बातें मायने नहीं रखती। और इतना बोलते ही वो उसके पास से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कैमेलिया को, जो बोलती है क्या फ्रेंड्स तुम सच में बहुत ही ज्यादा मीन हो। ऐसा लगता है गॉडेस कैमेलिया को एल्रिक को लेकर कुछ फीलिंग्स है। वो बोलती है कि मैंने बहुत ही कोशिश की अपने बीच एक लाइन खींचने की, लेकिन तुमने उसे भी पार कर लिया बड़ी आसानी से। तभी हमें दिखाया जाता है टाइगर किंग, जो कि बहुत ही ज्यादा
परेशानी में होते हैं। हम देखते हैं कि उनके सामने एक बहुत ही बड़ा आइस गोलम खड़ा होता है। वो अपने मन में बोलते हैं कि मेरे वॉरियर्स को पहले ही बहुत ही ज्यादा चोट लग चुका है। सच में अगर एलिक यहाँ पे होता तो उसे मालूम होता कि इसको कैसे डिफीट करना है। तो हम देखते हैं टाइगर किंग के सबऑर्डिनेट्स को जो कि बोलते हैं कि आखिर वो सब क्या है। हमें दिखाया जाता है बहुत सारे आइस गोलम को जिनकी संख्या बहुत ही ज्यादा होती है। तभी टाइगर किंग हंसते हुए बोलते हैं, हाँ क्या तुम सभी इतने सभी नंबर्स को देखकर डर चुके हो? ऐसा लगता है घर जाने के बाद तुम सबको सबक सिखाने की जरूरत है। उसका गार्ड बोलता है कि आखिर आप क्या बोले जा रहे हैं? टाइगर किंग हंसते हुए बोलता है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारे पास खेलने के बहुत सारे खिलौने हैं। तो फिर ठीक है, मैं केवल उन्हीं लोगों को स्पेशल ट्रेनिंग दूंगा जो यहाँ पर घायल होंगे। तो फिर चलो, समय आ चुका है हंट करने का, सभी लोग आगे बढ़ो। हम देखते हैं कि उसके सोल्जर्स आगे की तरफ अटैक करने पड़ रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं एलिक अपने ड्रैगन स्पीच कट एंड श्रेड का मैजिक कास्ट कर देता है, जिससे कि वो सभी गोलम बहुत ही ज्यादा टुकड़ों में बट जाते हैं, जिसे देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि आखिर अब क्या हुआ। टाइगर किंग एलिक को देखकर स्माइल कर रहे होते हैं। हमें दिखाया जाता है एलिक को जो कि वहां पर आ चुका होता है। टाइगर किंग बोलते हैं, तो आखिर तुम आ गए मेरे भाई। तभी हम देखते हैं एलिक उनके पास आ जाता है और बोलता है कि मुझे माफ करिएगा इतना लेट आने के लिए। टाइगर किंग उससे बोलता है, तो फिर तुम भागे नहीं? एलिक उनसे बोलता है, तो क्या फिर आपने कभी मुझे भागते हुए देखा है? टाइगर किंग पीछे की तरफ मुड़ता है और बोलता है, लेकिन ये चीज बहुत ही ज्यादा टफ है, मुझे नहीं पता कि आखिर ये किस चीज से बना है, मेरे किसी भी तरीके के अटैक्स इस पे काम नहीं कर रहे हैं। एलिक बोलता है, ऐसा हो सकता है कि इसके केवल स्पेसिफिक प्लेस पर डैमेज देने से इस पे इफेक्ट हो सकता है। टाइगर किंग बोलता है कि हाँ, इसके लेफ्ट लेग के बॉटम में बहुत ही ज्यादा एनर्जी गैदर हो चुका है और बोलता है, डैम इट, मैं अभी कभी से अपना सर फोड़ रहा था, इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए तो मुझे अपने बॉडी स्ट्रेंथनिंग आर्ट का यूज करना चाहिए था। तभी हम देखते हैं टाइगर किंग अपना बॉडी स्ट्रेंथनिंग आर्ट यूज करने लगता है और एलिक से बोलता है, तुम इसे कॉपी कर सकते हो या फिर तुम जो करना चाहो वो, और वो वहां से जंप कर देता है। एलिक हंसते हुए उनसे बोलता है, ऐसा लगता है कि आप मुझे पर्सनली स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे, तो फिर अब मुझे भी शर्माने की कोई जरूरत नहीं। और इतना बोलते ही वो भी वहां से जंप कर देता है उस पर अटैक करने के लिए। टाइगर किंग एलिक को बताते हैं, कोई सोच सकता है कि बॉडी स्ट्रेंथनिंग आर्ट केवल सेंसेस और इंस्टिंक्ट पे फोकस होती है, लेकिन ये जो सोचता है वो पूरी तरह बेवकूफ है। इसके लिए एक निश्चित बुनियादी ढांचे की जरूरत होती है और सही समय पर सही मूव का यूज किया जाता है, ज्यादा डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ लाने के लिए। उससे भी ज्यादा, भले ही मूव सेम हो, लेकिन डिपेंड इस बात पे करता है कि आखिर तुम उसे कैसे मिक्स करते हो। पावर हमेशा अलग ही होगी। तभी हम देखते हैं टाइगर किंग जो कि अपना क्लॉ बनाते हुए बॉडी स्ट्रेंथनिंग आर्ट का फ्यूरियस टाइगर रस इम्पैक्ट अटैक उस पे कर देते हैं, जिससे कि उसके लेफ्ट लेग पर छोटा सा क्रैक हो जाता है। वो उससे हंसते हुए बोलते हैं कि एक सुनने में केवल एक सिंपल प्रिंसिपल लग सकता है, लेकिन इसे सीखना बहुत ही ज्यादा टफ है, तो तुम केवल अभी के लिए इसे देखो। एलिक बोलता है, अच्छा ऐसा है क्या? हम देखते हैं कि वो भी अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। उसके हाथ से ब्लैक ऑरा निकलने लगता है और वो भी अपना बॉडी स्ट्रेंथनिंग आर्ट फेरोसियस टाइगर रस इम्पैक्ट अटैक उस पे यूज कर देता है, जिससे कि उसके लेफ्ट लेग में एक छोटा सा होल हो जाता है। टाइगर किंग उसके अटैक को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, वाह, केवल तुमने मुझे फॉलो ही नहीं किया बल्कि तुमने उसमें अपने टेक्निक्स को मिक्स करके उसे और भी बेहतरीन बना दिया, तुम सच में एक बीस्ट हो। हम देखते हैं कि वो दोनों उस गोलम को लगातार लात कर उसे मारे जा रहे होते हैं। वो अपने मन में बोलता है, जैसे जैसे बॉडी स्ट्रेंथनिंग आर्ट के सभी स्टेप्स कंप्लीट होते गए, मैंने उसे बहुत ही ज्यादा केयरफुली फॉलो किया और मेरे तीनों सिल भी एक दूसरे से मैसअप होने लगे। हम देखते हैं कि उस गोलम मॉन्स्टर के बॉडी से एक रिएक्शन होने लगता है, जिसकी वजह से एलिक और टाइगर किंग पीछे की तरफ ढकेले जाते हैं। हम देखते हैं कि वो दोनों जमीन पर लैंड कर जाते हैं। तभी एलिक बोलता है कि वो एनर्जी उसके बॉडीज को छोड़ रही है और वो हंसते हुए बोलता है कि इसका मतलब ये है कि अब हम उसके किसी भी बॉडी पार्ट पर अटैक कर सकते हैं। तभी हम देखते हैं टाइगर किंग को जो कि रेज मोड में आते हुए बोलते हैं, तो फिर चलो, अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा 3 फाइनल स्टेप्स, और ये कोर स्टेप्स है तुम्हारे खुद के बॉडी स्ट्रेंथनिंग आर्ट को स्टेबलाइज करने के लिए। हम देखते हैं कि उस आर्ट को यूज करते हुए उन दोनों के बॉडी से लाइटनिंग टाइगर का फॉर्म रिलीज होता है। वो बोलते हैं, यदि बॉडी स्ट्रेंथनिंग आर्ट का पहला भाग एक बीस्ट के चलने जैसा है तो इसका दूसरा भाग उसकी क्लॉ जैसा है। हम देखते हैं दोनों का हाथ बहुत ही ज्यादा ग्लो कर रहा होता है, जो कि एकदम टाइगर क्लॉ में बदल चुका होता है। तभी हम देखते हैं टाइगर किंग की आंखों में एनर्जी आने लगती है। वो बोलते हैं, ये स्टेप जो कि बीस्ट किंग की दाते हैं, जो कि किसी को काटने के बाद भी आसानी से नहीं छूटते हैं। हम देखते हैं कि वो अपने कोर क्रश का अटैक उस पर कर देते हैं, जिससे कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट जनरेट होता है। हम देखते हैं कि उस अटैक के आफ्टर इफेक्ट से उस गोलम मॉन्स्टर के बॉडी में एक होल हो जाता है और हम देखते हैं उन दोनों को जो कि बहुत ही ज्यादा बैडेस लग रहे होते हैं। वो एलिक से बोलते हैं कि ये मेक श्योर करो कि तुम्हारा अपोनेंट कभी भी उठकर खड़ा ना हो पाए, और उसे करने के लिए तुम उसके बॉडी पार्ट्स को फाड़ डालो और उसे डिवावर कर जाओ जब तक कि वो सांसें लेना बंद ना कर दे। इससे तुम अपने अपोनेंट के लिए एक डिजास्टर बन जाओगे, जिससे कि तुम्हें कोई भी चिंता नहीं होगी कि तुम्हें कोई हर्ट कर सकता है। उसे तुम अपने ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ का डिफरेंस पता करवाओ। इतना बोलते ही हम देखते हैं वो दोनों अपना पंच बनाकर उस पर एक बहुत बड़ा अटैक कर देते हैं, जिससे
जिससे कि वहाँ पर एक शॉक वेव क्रिएट हो जाता है और वो गोलम मॉन्स्टर जमीन पर पूरी तरह क्रश हो जाता है। एरिक बोलता है मेरी हाई साइट भी अब बहुत ज्यादा फैल गई है और मेरे सिक्स सेंस भी खुल चुके हैं और ये है मेरे सिक्स सेंस और मेरे माइंड से बनी एक दुनिया। हम देखते हैं कि वहाँ का आसमान पूरी तरह क्लियर हो जाता है और वहाँ पर केवल रोशनी बिखर जाती है। तभी टाइगर मुझसे पूछते हैं आखिर कैसा था। एरिक बोलता है एकदम बवाल। वो उससे बोलते हैं कि तुम उस जगह पर स्माइल कर रहे थे जहाँ पर तुम मरने वाले थे, तुम सच में डेफिनेटली नॉर्मल नहीं हो। एरिक बोलता है लेकिन आप भी तो स्माइल कर रहे थे। टाइगर किंग बोलता है क्या मैंने तुमसे नहीं बोला था, मैं शुरुआत से ही नॉर्मल नहीं था। तभी वो कुछ एरिक में नोटिस करते हैं और बोलते हैं तुम फिर से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गए। हम देखते हैं एरिक के पीछे उसका 7th मैजिक सर्कल ओपन हो चुका होता है। एरिक हैरान होते हुए बोलता है ये तो मेरा 7th सर्कल है, मैं बहुत समय से उस दीवार के पीछे फंसा हुआ था लेकिन आज वो दीवार टूट गया, आपका शुक्रिया टाइगर किंग यूल। और वो अपने मन में बोलता है कि आखिरकार ये मेरे लिए इतने ज्यादा फ्रेंडली क्यों है, यहाँ तक कि हम एक सेम ब्लड भी शेयर नहीं करते हैं और उनका कोई रीजन नहीं बनता मुझे टीच करने का। तभी वो डायरेक्ट टाइगर किंग यूल से पूछ लेता है कि आखिर आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं। टाइगर किंग यूल उससे बोलते हैं जब मैं किसी को अपने ब्रदर के रूप में एक्नॉलेज कर लेता हूँ तब मैं उस पर मरते दम तक भरोसा करता हूँ, यहाँ तक कि वो भले ही मुझसे कुछ छिपा ही क्यों ना रहा हो। और हाँ, दो ब्रदर्स के बीच में कोई हेल्प नाम की चीज नहीं होती। एरिक बोलता है एक ब्रदर, मैंने आज तक अपनी सिस्टर के अलावा किसी पर भी ट्रस्ट नहीं किया क्योंकि मैं बड़े ही अच्छे तरीके से जानता था कि इंसान कभी भी किसी भी समय और किसी को भी धोखा दे सकते हैं। तो फिर क्या अगर मैं कभी किसी ग्रुप को लीड करता हूँ तो मुझे भी इनके जैसे गले लगाने वाला बनना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं एक हल्की सी आवाज चलती है, वो आइस गोलम उठकर खड़ा हो जाता है। टाइगर किंग बोलते हैं सच में ये एक ट्रबल सम ओपोनेंट है। एरिक बोलता है कि हाँ मैंने इतना तो एक्सपेक्ट किया ही था। हम देखते हैं कि वो दोनों फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। एरिक बोलता है तो फिर चलो अब दूसरा राउंड खेलते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है फ्लावर टेम्पल का सीन जहाँ सभी मेंबर्स बैठे हुए होते हैं और यहाँ इजाबेल विंडो की तरफ एरिक के बारे में सोच सोच कर चिंता कर रही होती है। हरमन वाइल उससे बोलते हैं कि तुम्हारी इतना ज्यादा चिंता करने से कुछ भी बदलने वाला नहीं है, तुम थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ और बैठ जाओ। इजाबेल बोलती है ऑलरेडी 4 दिन गुजर चुके हैं। हम देखते हैं कि उनके गार्ड बोलते हैं कि हमारे नेफ्यू इन लॉ के गए बहुत ही लंबा समय हो गया। दूसरा बोलता है कि हाँ लेकिन यहाँ कुछ नहीं है जो हम कर सकते हैं। तभी हम देखते हैं एज उन सभी के सामने आती है और उनसे बोलती है कि इस समय अभी हम अपने फैमिली के कुछ मैटर्स को सॉर्ट आउट करने में बिजी हैं, आप लोग का यहाँ पर आने के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं ये होप करती हूँ कि आप खुद को हमारे मैटर में इन्वॉल्व नहीं करेंगे। वो सही बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि वो नहीं चाहते कि हम उनके फैमिली मैटर में कुछ इंटरफेयर करें। और वो पागल बुड्ढा व्हाइट नाइट और वो बीस्ट किंग वो भी तो एरिक के साथ ही हैं, तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इजाबेल बोलती है लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पे कुछ धमाके टाइप का होता है जिससे कि सब कुछ हिल जाता है और बोलते हैं सबकी आखिर ये सब क्या हुआ। हम देखते हैं इजाबेल को जो कि विंडो को खोल के देखती है अपने सामने और अपने सामने के दृश्य को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। हमें दिखाया जाता है फ्लावर टेम्पल पूरी तरह जल रहा होता है। इजाबेल बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता और इतना बोलते हैं हमारे ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो भाई लोग अभी के लिए इसके इतने चैप्टर्स आए, अब 3-4 दिन बाद ही जाके इसके न्यू चैप्टर्स रिलीज होंगे और जैसे ही रिलीज होते हैं मैं उसके वीडियो डाल दूंगा। और हाँ, रिटर्न टू प्लेयर का मैंने 2 एपिसोड पहले एक्सप्लेन कर दिया है तो आप लोग उसे एक बार जरूर चेक कर लें। कमेंट करके बताओ आप सभी कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और हाँ प्लीज इस पे 150 या 200 लाइक कंप्लीट करवा दो यार, तुम 150 ही करवा दो और सभी के सभी सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। राधे राधे।